स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज की वीडियो हमारी फिर से होने वाली है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो पूरी सीरीज को आज हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और प्लीज सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का ऑलरेडी 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम सीरीज के स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि एमके गांधी यानी कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, यानी कि एम पर्पस क्या था दांडी मार्च को शुरू करने का। ध्यान रखिएगा, जो बी ऑप्शन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, नमक कानून को तोड़ना। देखिए, गांधी जी का यह कहना था कि नमक तो हमारे देश का है, इसमें आप ऐसा तो है नहीं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लैंड से कोई एक स्पेशल टाइप का नमक लेकर के आए थे। नमक हमारे देश का ही था और वो लोग उस पर टैक्स ले रहे थे, इसीलिए दांडी मार्च को स्टार्ट किया था एमके गांधी ने। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो इस चीज का विरोध कर रहे थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आज की सीरीज का कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग के दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही बंटवारा याद आता है, जो कि है भारत और पाकिस्तान का। हम लोग को नहीं पता कि कितने ज्यादा बंटवारे हमारे भारत से देश के हो गए। ठीक है, देखिए बर्मा भी क्या हुआ, अलग हो गया हमारे देश से। ठीक है, अब ये चाहे इंडिया वाले की बर्मा को अपने अपने जो है पास अपने कब्जे में कर लें तो कभी नहीं कर पाएंगे। इनको पता है कि चाइना बीच में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का भी दिमाग इस तरीके से माइंडसेट हो गया है कि हम लोग और किसी कंट्री पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ हमारे दिमाग में चलता है भारत पाकिस्तान बंटवारा, भारत पाकिस्तान बंटवारा। ठीक है, लेकिन भारत और बर्मा भी एक अलग बंटवारा हुआ था, और जो बंटवारा हुआ था आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1937 में ये बंटवारा हो गया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या दांडी मार्च से आरंभ हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैंने अपनी पिछली वाली सीरीज में आपको बता रखी थी, एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च से लेकर के यहां पर 5 अप्रैल यानी 12 मार्च से लेकर के और 5 अप्रैल तक चली थी दांडी मार्च की यात्रा, और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 20 का जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर हम और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी 1916 में। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। सी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और डी ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन यहां पर है संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा का एक भाई था जिसको हम कहते हैं महेंद्र। तो ये संघमित्रा और महेंद्र दोनों जो है श्रीलंका गए थे जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो 21 का जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ और ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अशोक। अब अशोक यहां पर आपको ध्यान होगा कि अशोक को हम देव नाम प्रिय दर्शनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली अशोक की। एक और बात बता दूं अशोक के बारे में, अशोक को हम अशोक वर्धन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पर अशोक वर्धन लिखा है तो उसका मतलब अशोक ही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इनको हम कवि राज के नाम से भी जानते हैं, समुद्रगुप्त को। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है संघमित्र। ठीक है, तो संघमित्र मैंने आपको बता ही दिया है कि महेंद्र और संघमित्र कहां पर गए थे, श्रीलंका गए थे प्रचार करने के लिए। डी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है चित्रगुप्त। ठीक है, चित्रगुप्त जो है एक तरीके के भगवान है, एक देवता है, जो श्रीवास्तव लोग इनकी पूजा करते हैं। श्रीवास्तव एक कास्ट होती है हिंदू में, वो लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को मैंने यहां पर आपको पोस्टमार्टम करके बता दिया। 22 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि आर्यों को एक प्रजाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि आर्यों का जो आगमन था वो हुआ कहां से था। तो आपको नोट करना है कि सेंट्रल एशिया से कौन आए थे। आर्यों का आगमन सेंट्रल एशिया से हुआ था, और 1500 बीसी से लेकर के 1620
600 बीसी तक भारत पर ये यूरोपियन रहा करते थे, यानी कि आर्य रहा करते थे। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन आपके सामने सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही जो है नामित करने वाला पहला यूरोपियन बना था मैक्स मूलर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और जानने की जरूरत है कि देखिए यहां पर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ, सेंट्रल एशिया से हुआ। अब आपको एक और पॉइंट नोट करना है, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, तो आप बताओगे तिब्बत। ठीक है, अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, और कहीं से नहीं आए थे आर्य, आर्यों का आगमन हुआ था आर्कटिक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बुक थी आर्कटिक, इन्होंने किताब लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, और वहां पर उन्होंने मेंशन किया कि आर्यों का जो आगमन है वो आर्कटिक से हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर होगी। 23 क्वेश्चन है कि सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित थे। ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद से संबंधित कौन थे, सतपथ ब्राह्मण। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि गोपथ नाम के ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखते हैं, तो आप बताओगे अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। कौन, गोपथ नाम के जो ब्राह्मण हैं वो अथर्ववेद से संपर्क रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, प्लीज सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। 24 क्वेश्चन है कि भारत वंश और 10 राजाओं के प्रतिनिधि के बीच प्रसिद्ध राजाओं की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। ठीक है, एक वंश था भरत वंश, यहां पे भारत लिखा हुआ है, आप इसको भरत पढ़िएगा। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच का जो युद्ध था वो लड़ा गया था आपका पारड़ी नदी के किनारे, और इसी को हम रावी नदी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परुड़वी नदी को हम रावी नदी भी कहते हैं। एक चीज यहां पर और रखिएगा, इस जो युद्ध का नाम था वो था 10 राग युद्ध। ठीक है, 10 राग युद्ध को हम कहते हैं, 10 राजाओं और भरत वंश के बीच युद्ध हुआ था, और इसका वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, यहां पर भरत वंश की बात आई है, तो भरत वंश के जो राजा थे वो थे सुदास। ठीक है, ये लड़ाई के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर टाइम नहीं है वरना मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर कर देता। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के दौरान निष्क कहां पहनने वाला आभूषण था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में एक आभूषण हुआ करता था जिसका नाम है निष्क, और यह आपका पहना जाता था गर्दन में, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑप्शन यहां पर आपके सामने है कान। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर आपके एग्जाम में बनता है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, आप बताओगे कानों में 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसने जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसी में से एक कार्यक्रम था दारुल शफा, और इसका मतलब क्या था पूछ रहा है, तो एक तरीके का एक निःशुल्क अस्पताल था। जैसे आजकल के जो नेता लोग होते हैं ना, जो आजकल की पार्टियां कहती हैं कि हम फ्री में इलाज करवाएंगे, वो तो उसी टाइप का पहले भी था, है ना। निःशुल्क अस्पताल उसने शुरू किया था और उसका नाम था दारुल शफा। यहां पर बात आई है फिरोज शाह तुगलक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। बहुत सारा जो है इसने जो है स्टार्ट किया था, जैसे इसने दीवाने इस्तेहाक स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था यहां पर पेंशन डिपार्टमेंट। जैसे आजकल आपको पता होगा एनपीएस सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट जॉब में, उसी तरीके से पहले था दीवाने इस्तेहाक, उसका मतलब था पेंशन डिपार्टमेंट। एक और उसने स्टार्ट किया था एक स्कीम जिसको कहते हैं दीवाने बंदगाह। ठीक है, वो था स्लेव डिपार्टमेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वहां पर जो उनके गुलाम हुआ करते थे, गुलामों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट उसने बना रखा था, दीवाने बंदगाह। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और नोट करिएगा, दीवाने खैरात के नाम से उसने एक और डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, जो कि था डोनेशन डिपार्टमेंट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट और फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट काल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर भ्रष्टाचार हो, जैसे आजकल तो कोई भी पार्टी आ जाए अपने देश में भ्रष्टाचार होना ही होना है, उसी तरीके से पहले हुआ करता था सल्तनत काल का भ्रष्ट काल। किसको कहते हैं हम, फिरोज शाह तुगलक की जो पार्टी थी इनको हम कहते थे सल्तनत काल का भ्रष्ट काल। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को भारत में नहरों का सबसे बड़ा तंत्र बनाने के लिए जाना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक को ये चीज कहा जाता था कि उसने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ कैनल इंडिया में बनाए थे, तो बी ऑप्शन हमारा इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर भी बहुत सारे ऑप्शन अच्छे अच्छे दिए गए हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है इल्तुतमिश का, ठीक है। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। और रियल फाउंडर अगर हम कहें कि स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली, सॉरी स्लेव डायनेस्टी मैंने बोल दिया, अगर मैं कहूं कि दिल्ली सल्तनत का जो है रियल फाउंडर कौन था, तो आप बताओगे इल्तुतमिश। देखिए एक्चुअली दिल्ली जो सल्तनत है इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, एक बार आप चेक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहां पर बात की गई है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको पिछले वाले जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26, वहां पर बता दिया। यहां पर हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की। ध्यान रखिएगा कि आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो आप बताओगे सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा के शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्वेश्चन है कि मोरिश यात्री, आप इसको मोरक्को भी कह सकते हो, मोरिश को मोरक्को कह सकते हो, तो यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता भारत आया था, तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला ही ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा की उपाधि। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन से ऐसे शासक को पागल राजा की उपाधि दी गई थी, तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई थी। बी ऑप्शन आपके सामने है बाबर, ठीक है। बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, अब यहां पर बताऊंगा तो जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा हो गया, चंदेरी हो गया, इसी तरीके से बहुत ज्यादा युद्ध लड़े थे बाबर ने, तो ये हमने बाबर के बारे में जान लिया। सी ऑप्शन आपके सामने है अकबर, ठीक है। देखिए एक यहां पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, एक दो पेंटर हुआ करते थे, दसवंत और बासवंत, ठीक है। ये दो पेंटर थे जो कि अकबर के शासनकाल में रहते थे। जैसे ही पेंटर का नाम आता है बहुत से लोग लगा देते हैं औरंगजेब वगैरह को, लेकिन वो हमारा गलत होगा। दशवंत और बासवंत के पेंटर की नाम आएगी तो आप लगाओगे अकबर, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 को करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था, यानी कि सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड किसका था, ये पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका जो टाइम पीरियड था राज करने का वो सबसे ज्यादा था, ठीक है। अब यहां पर हर एक ऑप्शन में बता देता हूं किसका टाइम पीरियड क्या था। तो सबसे पहला है खिलजी डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर के 1320 तक। बी ऑप्शन है लोधी डायनेस्टी, इनका शासनकाल था 1451 से लेकर के 1526 तक। सी ऑप्शन है स्लेव डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 तक। और डी ऑप्शन आपके सामने है तुगलक डायनेस्टी, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1320 से लेकर के 1451 तक। तो सब कुछ टाइम पीरियड आप जरूर याद रखिएगा, जितने भी सल्तनत हैं उससे आपके क्वेश्चन जो है होने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 हमारा क्वेश्चन है कि इतिहासकार सेवेन ने ए फॉर्क्स्टन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस साम्राज्य का क्या नाम था? एक बुक लिखी गई थी ए फॉर्क्स्टन एम्पायर। अब वो पूछ रहा है वो किस साम्राज्य का नाम हुआ करता था, ठीक है। तो 30 का जो हमारा डी ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, ये उसका नाम हुआ करता था। मैंने अभी आपको पिछली वाली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर के की थी, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर बहुत सारे जो है एम्पायर लिखे हुए हैं। जैसे यहां पर पहला ऑप्शन है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बी ऑप्शन है मुगल एम्पायर, इसके संस्थापक थे बाबर। सी ऑप्शन है मराठा एम्पायर, इसके जो है आप कह सकते हो संस्थापक थे वो थे शिवाजी राव, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, और हरिहर और बुक्का ये दो भाई ने, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को यहां पर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्वेश्चन है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। यहां पर बात की गई है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की। यहां पर प्रधानमंत्री की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो रैमसे मैकडोनल्ड है यही उस टाइम के प्रथम राउंड होल टेबल जब हुआ था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब यहां पर एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि
1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? आप बताओगे पाल्मस्टन। ठीक है, पाल्मस्टन कौन थे? 1857 में जब विद्रोह हुआ उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। अब 1930 में प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडॉनल्ड हुआ करते थे। उसी टाइम पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडॉनल्ड। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि 1947 जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का प्रधानमंत्री कौन था? एक बार और बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो ब्रिटिश था वहां का प्रधानमंत्री कौन था? वो थे इटली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इटली थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 31 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसने कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? यानी कि जब फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो उस टाइम पे वायसराय कौन था भारत का? तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन हुआ करता था भारत का वायसराय। ठीक है, इसमें और कुछ भी और जानने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि हु कॉल्ड गांधी जी ए सेमी नेक्ड फकीर, यानी किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से भी कहा था? मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था अपनी पहली वाली वीडियो में, तो वो था आपका विंस्टन चर्चिल ने इस चीज को कहा था कि गांधी जी क्या है? एक अर्धनग्न फकीर है, क्योंकि आपको पता है वो खादी के कपड़े पहनते थे और आधे एक तरीके से जो है धोती पहनते थे और एक हल्का सा जो है दुपट्टा टाइप का अपने शरीर पे ओढ़ लेते थे, इसीलिए उनको जो है अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था? ठीक है, ध्यान रखिएगा 34 का जो बी ऑप्शन होगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी उस टाइम पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब आपको एक चीज और जानने की जरूरत है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अवेलेबल हुआ करते थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन जो गांधी जी थे वो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन थे? गांधी जी। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 के, और आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था? ठीक है, अब यहां पर पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आपको बताया मैंने कि 1930 से ही स्टार्ट हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन, तो यहां पर 29 को हम काट देंगे और 31 को भी काट देंगे। अब बात आई है 1930 की। अब आपको यहां पर मंथ याद होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपके सामने यहां पर है। नवंबर 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहां पर आपके सामने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नवंबर 1929, इसी टाइम पे डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की, और डी ऑप्शन आपके सामने है नवंबर 1931 में, इस टाइम पे हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे मैंने हर एक ऑप्शन को आपको पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके बता दिया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन हर एक पॉइंट आपको क्लियर आई होप की हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, आप जहां पर भी हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।